हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले मैंने क्लास लिया था, उसमें क्वेश्चन आंसर 1 2 3 4 चार क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था। थर्ड क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्रियों का उपयोग जहां तक है, हमने स्वपोषी वनस्पति के बारे में मैंने बतलाया कि कच्ची सामग्रियां वो लेते हैं। साथ साथ हम लोग जीव जंतु जितने भी हैं वे भी वातावरण से, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से, और भोजन के लिए या भोजन के पाचन के लिए या और शरीर के अन्य कार्य के लिए हम लोग जल भी लेते हैं। जल लेते हैं ना, तो जल और ऑक्सीजन, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग। स्वयं पोषी पौधे तो लेते ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, प्रकाश ऊर्जा है, जड़ से खनिज लवण है, जड़ से जल है ना, सूर्य का प्रकाश है, वो तो लेते ही है। उनके साथ साथ कुछ जंतु जीव ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से, और जल जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये कंप्लीट। अब पोषण के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे, थोड़ा सा पढ़ा चुके थे पोषण के बारे में। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे पोषण, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, ऊर्जा का स्रोत जो भी बाहर से हम लोग लेते हैं, बाह्य पदार्थ, वही हमारा भोजन है। सभी सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। वे जीव स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं, है ना। जो जीव स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे और कुछ जीवाणु उसके अंतर्गत आते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना जरूरी हो जाता है, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में लायक हो सके, है ना, वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना पड़ता है, खंडित करना पड़ता है, उसका विघटन होता है, ताकि शरीर में अच्छा से उसका उपयोग हो सके और उसकी वृद्धि हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। वह एक तरह का उत्प्रेरक, मतलब कार्य को तेजी करने का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग एंजाइम कहते हैं। विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयंपोषी पर आश्रित होते हैं। विषमपोषी जो जीव है ना, विषमपोषी जो जीव है वह अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं ना। आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग अपना भोजन, हम लोग विषमपोषी है, हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। हम लोग किसी न किसी रूप से स्वपोषी पर डिपेंडेंट है, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर है या जंतुओं पर निर्भर है। सिर्फ पेड़ पौधा ही नहीं, यदि हम दूध लेते हैं, यदि हम एग लेते हैं, यदि हम शहद लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो हम जंतुओं पर
भी आश्रित है, पेड़ पौधों के अलावे। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित है, यानी कि उसके उदाहरण है वो भी विषम पोषी कहलाते हैं, है ना। जंतु तथा कवक इस विषम पोषी कहलाते हैं और पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अब हम स्वपोषी कौन, स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्व मतलब खुद, अपना। पोषी मतलब पोषण, भोजन। हम्म अपना भोजन खुद बनाने वाला, स्वयं बनाने वाला कहलाता है स्वपोषी पोषण, न्यूट्रिशन। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्या तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। यह कैसे होता है हम लोग अगले चैप्टर पढ़े। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है ना। जब कार्बोहाइड्रेट जितना प्रयुक्त हुआ बाकी कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, उनको जमा कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। जब जब पौधों को जरूरत होता है वह उसका आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं, है ना। आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, जब जरूरत होता है पौधों को तो आवश्यकता अनुसार उनको मिल जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हम लोगों में भी है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित हो जाता है ना। हम लोग का भी वही बात है कि हम लोग के द्वारा जो खाया हुआ भोजन है, तो भोजन से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसका कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और उसी तरह जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है तो कोशिका द्वारा हमें फिर वो ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। और वो कहाँ जमा रहता है वो ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, कोशिका के अंदर, है ना। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जमा रहता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, चाहे पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ तक क्या है कि स्वयंपोषी पौधों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पौधे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, और जड़ के द्वारा जल को प्राप्त करते हैं, H2O। और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन और कुछ जल की मात्रा। ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है ना। ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस, उसमें कई घटनाएं होती है जो कि नीचे दिया हुआ और उसको हम बतला रहे हैं।
सबसे पहले हम एक छोटा सा देखते हैं कि पत्तियों में क्या रहता है और कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। अभी टेंथ क्लास के हिसाब से थोड़ा ही दिया हुआ है, जैसे से आप ऊपर क्लास में बढ़ेंगे और विस्तृत रूप में आप लोग को बतलाया जाएगा। एक पत्ती लिए, पत्ती का अनुप्रस्थ काट काटा गया है ना। दो तरह का काट होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, दूसरा अनुदैर्घ्य होता है। तो ये अनुप्रस्थ काट किया गया है। पत्तियों में आप देखेंगे बीच में जो शिरा रहता है ना, ये शिरा है, मध्य शिरा और ये छोटा छोटा शिरा, ये कहलाता है पर्णपटल, पर्ण या फलक ये भी कह सकते हैं। और ये शिरा, पत्तियों के नीचे सूक्ष्म छिद्र रहते हैं, पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र रहते हैं। और ये देखिए मध्य शिरा से फ्लोएम और जाइलम, ये जल भोजन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना। जल तथा खनिज लवण को जाइलम या फ्लोएम द्वारा ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचता है। ये है हरित लवक, ठीक है। छोटे 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 गोल जो संरचनाएं हैं, ये है हरित लवक। हरित लवक में क्या रहता है? क्लोरोफिल। इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल रहता है। और इनके बीच में जो जगह है, खाली स्थान, ये कहलाते हैं वायु कोश। इसमें वायु रहता है, ये है वायु कोश, ठीक है। और ये है द्वार कोशिका। हर छिद्र स्टोमेटा के बीच में एक द्वार कोशिकाएं होती है, जिसके बारे में भी हम लोग बतलाएंगे। ये है ऊपरी बाह्य त्वचा, मोमी क्यूटिकल, मोमिया क्यूटिकल द्वारा परत ढका रहता है ना। मोबिया के कारण क्या होता है कि पत्तियां सड़ती गलती नहीं है ना। पत्तियां जो है सो सड़ती या बहुत पानी से या जिससे भी वो सड़ता नहीं है, पत्तियां जस का तस रहता है। छूने में चिकना लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। अब है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये क्लोरोफिल जो है, हरित लवक जो गोल 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 है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। हरित लवक के अंदर ये क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, उसको अवशोषित करना। ये अवशोषित कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? पत्तियों में, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ है? पत्तियों में। अब पत्तियां क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सेकेंड पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा, ये जो प्रकाश ऊर्जा जो हमारा मिलता है प्रकाश से, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना। जल अणुओं का, जल अणु क्या कहलाता है? जल का अणु H2O, है ना। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, H2 और O2 में अपघटन होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस में बदल रहा है, अपचयन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, C6H12O6, समझे। तीसरा, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, लेकिन उदाहरण के लिए जरूरी नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुभूमि में यानी कि रेगिस्तान में पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ये वहां होता है जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जहां बालू ही बालू है और लंबे समय तक धूप रहता है ना। लंबे समय तक धूप रहने के कारण, लंबे समय तक पानी जमीन में बहुत अंदर तक मिलने के कारण क्या होता है
पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। क्लोरोफिल, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है ना। उपरोक्त अभिक्रिया जो हुआ उसका प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस तरह आवश्यक है, किस प्रकार आवश्यक है कि प्रकाश जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण में ये जरूरी है, किस तरह है वो हम अभी पढ़ेंगे। यदि हम ध्यान से एक पत्ती के अनुप्रस्थ काटकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखलाई देती है। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। अभी हमने बतलाया कि ये कुछ हरे हरे बिंदु है पत्तियों के चित्र में, ये हरे हरे बिंदु है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हाँ, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ होता है, क्लोरोफिल। तो ये कोशिकांग, ये हरे बिंदु कोशिकांग कहलाते हैं, जिन्हें ये कोशिकांग है, कोशिका के अंग, है ना। कोशिकांग मीन्स कोशिका के अंग, ये हरे बिंदु कोशिका के अंग है और जिन्हें के क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसका हम क्रियाकलाप करके अभी बतला रहे हैं। एक गमला में संवृत पत्ती वाला पौधा लेंगे, जैसे मनी प्लांट हो गया या क्रोटन हो गया। ठीक है, पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि उसका संपूर्ण मंड स्टार्च खत्म हो जाए, यूज हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पहले हम 3 दिन उसको अंधेरा में रखेंगे ताकि उसका बाढ़ बिल्कुल खत्म हो जाए, मंड। अब पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पौधे से एक पत्ती तोड़ेंगे और हरे भाग को अंकित करेंगे, है ना। एक पत्ती को तोड़ लेंगे और हरे भाग को अंकित करके करेंगे तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लेंगे, कागज पर ट्रेस कर लेंगे। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबाल देंगे। पहले पानी में डाल देंगे, पानी में डुबाल देंगे, फिर इसको अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा देंगे। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। अल्कोहल में डाल के उसको उबालेंगे, जब तक अल्कोहल उबलने न लगे उसको गर्म करते रहेंगे। पत्ती का रंग क्या होता है, विलियन का रंग कैसा हो जाता है, हम उसको देखेंगे, नोट करेंगे। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करेंगे जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। और पत्ती का रंग क्या होता है, विलियन का रंग कैसा हो जाता है, ये देखेंगे। कुछ मिनट के लिए हम इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल देंगे। आयोडीन का जो घोल होता है, आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है, उसमें हम पत्ती को डालेंगे। पत्ती को बाहर निकाल कर देखेंगे कि फिर आयोडीन को धो देंगे और देखेंगे कि पत्ती का रंग का अवलोकन करेंगे कि शुरू में पत्ती का जो पत्ती को ट्रेस किया था उससे उसकी तुलना करेंगे। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। क्या होता है, अल्कोहल में डालने के बाद
उसका बिल्कुल मंड खत्म हो जाता है ना। और आयोडीन के घोल डालने पर जिन पत्तियों में मंड की रहती है, उपस्थिति रहती है, वो पत्तियां नीला या काला हो जाता। देखिए, मंड परीक्षण के बाद, ये मंड परीक्षण के पहले, हाँ, ये मंड परीक्षण के बाद, जब हम आयोडीन का घोल डालेंगे पत्तियों में तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, है ना। इससे हम क्या पता लगाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जहां पर मंड है वहां वह क्या हो गया, नीला हो गया, है ना। तो मंड कैसे तैयार हुआ, क्लोरोफिल के चलते। क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ तो मंड का निर्माण हुआ, मंड का निर्माण हुआ तब उसका घोल डालते ही वह नीला हो गया। ठीक है, तो एक परीक्षण ये हो गया। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, कक्षा 9 में भी हमने रंध्र की चर्चा की थी। चित्र 6.3, जो पत्ते की तरह पत्ते की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं,